हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जैक क्लास 12th का जो है हम लोग सब्जेक्टिव टाइप ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव टाइप जो कि आपके 10 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों आपको सीधा एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोगों का जो है 25 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग 26 से देखेंगे जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 26 का क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आपका 26 का प्रश्न पूछा है संभववाद क्या है। तो संभववाद क्या है, या फिर यहाँ क्वेश्चन हो सकता है संभववाद से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। चलिए रटना नहीं है, अपने भाषा में भी आप लोग समझकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। तो देखिए क्या कहता है आंसर है। देखिए जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। तो संख्या वृद्धि बहुत ही आसान शब्दों में है, अगर किसी क्षेत्र में जो है संख्या एकदम बढ़ते ही जा रही है तो क्या बोलेंगे, उसे संख्या वृद्धि कहते हैं। चलिए बहुत ही आसान है, आप लोग लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। देखिए गहन कृषि किसे कहते हैं। गहन कृषि या फिर संघन भी बोला जाता है। तो देखिए आंसर क्या है। गहन कृषि या संघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है। क्या दोस्तों, गहन जो है एक कृषि का प्रकार है जिसमें भूमि पर अत्यधिक, क्या दोस्तों, भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले, क्या दोस्तों, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 29 का क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण, क्या दोस्तों, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि फिर से क्या, रिसाइकिल यानी कि। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आंसर। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या, विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहा जाता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन बोलता है आपका, पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं। पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। पल्ली बस्तियों से अभिप्राय उन बस्तियों से है जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, लेकिन उन इकाइयों का नाम एक ही रहता है। क्या दोस्तों, उन इकाइयों का नाम एक ही रहता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है। क्या दोस्तों, सतत पोषणीय विकास क्या है। उत्तर है देखिए,
यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? सतत पोषणीय यह जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियों दोनों जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। चलिए नोट कर लेते हैं, कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 32 का प्रश्न है, ऋतु प्रवास क्या है? ऋतु प्रवास क्या है? आंसर है देखिए, ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशु चारण या खानाबदोश है जो निश्चित गर्मी और सर्दियों के चारागाहों के बीच पशुधन की मौसमी आवाजाही है। क्या तो मौसमी आवाजाही है, मौसम के हिसाब से जो है प्रवास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 33 नंबर का प्रश्न है, व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है? तो व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को संतुलन कहते हैं। क्या दोस्तों? किसी भी देश यानी कि एक दूसरे देश से जो है निर्यात और आयात में अंतर, अलग अलग अंतर को क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण प्रमुख रूप से उत्पन्न होते हैं? आंसर देखिए, औद्योगिक क्रांति में कोयले सहित जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि देखी गई। कोयला जलाने से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो गर्मी को रोकती है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है 26 से 34 तक जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। 35 का प्रश्न है आपका, प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करें। तो प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करना है। आंसर देखिए, प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है कि उसमें मनुष्य प्रकृति से डरता व उस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल परिवहन के 3 लाभ बताएं। तो जल परिवहन के 3 लाभ देखिए, जल परिवहन में एक साथ अधिक माल ढोया जा सकता है। जल परिवहन यानी कि जल में परिवहन यानी कि यात्रा करना कह सकते हैं। दूसरा है, जल परिवहन के रख रखाव पर बहुत कम खर्च होता है। तो जल परिवहन में के जो रख रखाव पर जो है बहुत कम खर्च होता है। और देखिए आगे, जल परिवहन यातायात का सस्ता माध्यम है। तो यातायात का जो है जल परिवहन क्या सस्ता माध्यम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 37 का प्रश्न है, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? किसी एक का संक्षिप्त वर्णन करें। तो किसी एक का जो है वर्णन करना है। तो देखिए आंसर है आपका, आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को कितना 3 भागों में जो है बांटा जाता है। पहला है देखिए, कुटीर या घरेलू उद्योग या उद्योग छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योग है जो घरों में किए जाते हैं। कुटीर उद्योग को जो है घरों में किए जाते हैं, अपने हाथों से बनाया जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं सूप वगैरह बनाना, पीने वाला सूप नहीं, जिसमें हम लोग चावल को साफ करते हैं, देखिए ना, वो उसी को बोलते हैं। छोटे छोटे चीजों को घरों में तैयार करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 38 का प्रश्न है आपका देखिए, ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्या को लिखे। तो ग्रामीण में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे लिखना, मुख्य जो है उसे लिखना है।
तो आप लोग अपने गांव घरों में जो है देखते हैं क्या क्या समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। तो देखिए, पेयजल का अभाव। तो पानी का अभाव संसार के अधिकतर गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या है। महिलाओं व बच्चों को कई कई किमी दूर से पानी लाना पड़ता है। रेगिस्तान और पर्वतीय भागों में पेयजल की समस्या अधिक अधिक गंभीर है। तो रेगिस्तान और पहाड़ों इलाका में जो है पेयजल की बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। चलिए नोट कर लीजिएगा। 39 का क्वेश्चन है आपका, शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर लिखें। तो शुष्क कृषि की फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। शुष्क, तो शुष्क जो कृषि की सब फसल के लिए जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। और आर्द्र कृषि में फसलों की जरूरत से अधिक जल व वर्षा की आवश्यकता होती है। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 40। पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। तो संक्षिप्त में जो है टिप्पणी करना, आपको पवन ऊर्जा के बारे में लिखना है। आंसर देखिए, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या? तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। तो पवन चक्की को जो है हवादार, जहां पे तेज हवा चलती है, उन जगहों पर जो है पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा पर परिवर्तित हो जाती है। 41 का प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो आंसर देखिए, खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिज का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित है और अनवीकरणीय योग्य, इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 देखिए क्या कहता है, जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो जल अथवा मृदा प्रदूषण के रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव देना है। आंसर देखिए, मृदा प्रदूषण को निम्न विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। पहला, ठोस तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे लोहा, कॉपर, कांच, पॉलीथीन इत्यादि को मिट्टी में नहीं दफनाना चाहिए। उसे दफनाना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन जो है अगर मिट्टी पे दफना भी दीजिएगा तो वो गलता नहीं है। दूसरा है रासायनिक खाद कीटनाशक का कम प्रयोग। तो रासायनिक खाद और कीटनाशक का कम प्रयोग करना है। तीसरा है देखिए, ठोस व्यर्थ को पिघालकर पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना। चौथा है गाय के गोबर व मनुष्य मलत्याग से बायोगैस बनाने पर जोर देना। तो अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? इनके घटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। बहुत ही इजी है, ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं अपने भाषा में, जनसंख्या वृद्धि। तो आगे देखिए, आगे भी इसकी संख्या में बढ़ाव की उम्मीद है। तो आगे अभी बहुत ही ज्यादा, बहुत तेज से जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और ये अंदाजा लगाया गया है कि 2030 के माध्यम तक ये आबादी 8.6 अरब हो जाएगी। कब दोस्तों? 2030 तक। कब दोस्तों? 2030 तक कितना हो जाएगा? 8.6 अरब तक हो जाएगी, ये अनुमान लगाया गया है। और 2050 तक 9 अरब हो जाएगा, 9.8 अरब हो जाएगी। और 2100 तक इसकी आबादी, यानी कि 2100 तक इसकी आबादी जो है 11.2 अरब तक हो सकती है। तो इतना लिखने से आपको 5 नंबर तो नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोग कुछ अपने से लिख लीजिएगा, इसमें कुछ अपने से ही ऐड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, उद्योगों की अवस्थित अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख हैं। इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा। 45 आपका क्या कहता है देखिए, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? इसके विशेषताएं बताइए। ग्रामीण यानी कि गांव और
नगरीय बस्ती शहर, नगरीय यानी कि शहर की बस्ती किसे कहते हैं? तो आपको ग्रामीण और शहरी के बारे में बताना है। तो ग्रामीण बस्ती एक ऐसा स्थान है जहाँ मानव समुदाय प्राथमिक गतियों क्रियाओं जैसे कृषि, काष्ठ कर्तन और खनन आदि में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जबकि नगरीय शहरी में बस्ती में लोग मुख्य रूप से शामिल नहीं होते हैं। चलिए 46 का प्रश्न है आपका, क्या कहता है देखिए, प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। प्रवास एक जगह से दूसरे जगह पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। लोगों में कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 47, परिवहन एवं संचार सेवाओं के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, परिवहन एवं संचार साधनों के बीच किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया लगभग असंभव है। देश के अंदर सामानों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में भेजने में परिवहन एवं संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव परिवहन के साधनों के सहारे देश के किसी भी भाग में जाकर आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है। इस तरह से हम लोग जो है आज का वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और ये 5 नंबर का प्रश्न है, तो इतना लिखने से आपको जो है 5 नंबर पूरा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ अपने से है जो है 4-5 लाइन जो है ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके, लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।